उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है बुलंदशहर। लगभग 200 साल पहले वहां पर खटाना साहब का परिवार रहता था। खटाना साहब की हवेली बहुत बड़ी थी। उनकी हवेली में उनके परिवार के कुल 60 सदस्य रहते थे। घर में काम करने वालों में 3 औरतें और 4 मर्द थे। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन खटाना साहब का लड़का जब लंदन से वापस आया। अरे पापा, मुझे मेरी नौकरी में बहुत अच्छी प्रमोशन मिल गई है। मुझे साल के लगभग 2 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है पापा। और इसीलिए मैंने कंपनी में छुट्टी के लिए दरख्वास्त दिया था। मैंने बताया था कि मैं इंडिया जाकर अपने परिवार से मिलकर 10 से 15 दिनों में फिर वापस अपने काम पर आ जाऊंगा। वंडरफुल बेटा, प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर पहले से ही भरोसा था कि तुम एक दिन बड़े होकर बहुत कामयाब बनोगे और हमारे परिवार का नाम रोशन करोगे। लव यू पापा। ये आपके उसी विश्वास का कमाल है जिसने मुझे हमेशा मेहनत करने की प्रेरणा दी, और आज मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूं उसके पीछे आपकी ही प्रेरणा है पापा। लव यू बेटा। लव यू पापा। इतने में ही खटाना साहब की पत्नी यानी भूषण की माँ आ गई। अरे क्या बातचीत चल रही है बाप बेटे के बीच में। आप दोनों ने तो माँ को साइड ही कर दिया। अरे कैसी बात करती हो माँ? भला मैं भी आपको कभी साइड कर सकता हूँ? मैं ना पापा से अपनी दिल की बातें शेयर कर रहा था कि मुझे मेरी नौकरी में बहुत अच्छा पैकेज मिल गया है, तो मैं ना आप लोगों को एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता था। गिफ्ट? अरे वाह, हमें भी तो बताओ बेटा, क्या ला रहे हो खरीद कर? पापा, मैं ना सोच रहा था आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कार खरीद दूं, ताकि आप लोग कहीं भी जाएं तो उसमें बैठकर आराम से जाएं, आप लोगों को कभी कोई परेशानी ना हो। लेकिन बेटा, अभी अभी तो तुम्हारी नई नौकरी लगी है। मेरी समझ में फिजूल खर्ची करना ठीक नहीं रहेगा। तुम पड़ोस में जो खन्ना साहब रहते हैं उनकी कार क्यों नहीं ले लेते? वो यहाँ रहते भी नहीं और अभी 2 दिनों के लिए ही तो आए हैं। फिर वो वापस बांग्लादेश चले जाएंगे, तो इससे पहले कि वो जाएं, हमें वही कार ले लेनी चाहिए। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। आखिर वो गाड़ी नई ही तो है। वो गाड़ी रखी हुई है और उसे चलाने में हमें कोई परेशानी भी नहीं है। लेकिन पापा, उस गाड़ी के नीचे आकर उस घर का एक नौकर तो मर गया था ना? अरे तुम भी कैसी बातें करते हो यार। इतना पढ़ लिख कर तुमने यही सीखा? तुम भूत प्रेत की बातों पर विश्वास करते हो? नहीं पापा, बस मेरे मन में शंका हो रही थी आप लोगों को लेकर कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं बोल रहा था। खैर, अगर आपका मन है ही तो फिर वो कार आप लोग खरीद लें, मैं उसके पैसे दे दूंगा। इतनी बात होने के बावजूद भी खन्ना साहब की गाड़ी खटाना साहब अपने घर ले आए। गाड़ी की सच्चाई ये थी कि उसी गाड़ी से दबकर घर के एक नौकर की मौत हो गई थी। उस गाड़ी में कोई इसलिए भी नहीं बैठता था कि वो एक भूतिया कार है। यहां तक कि आसपास के इलाके में भी ये अफवाह फैल गई थी कि वो एक भूतिया कार है, इसीलिए कोई उसे खरीद भी नहीं रहा था। लेकिन खटाना साहब उस गाड़ी को फिर भी अपने घर लेकर आए और उन्होंने अपनी पत्नी से बोला, अरे रीमा, आज मैं सोच रहा था कि आज लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम निकलेंगे और घूम फिर कर कुछ घंटों में वापस आ जाएंगे। मुझे कुछ काम निपटाने थे, इस वजह से मैं जाना नहीं चाहती थी। अरे रीमा, चलो ना, जल्दी वापस आ जाएंगे, चलो। खटाना साहब अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं निकल लिए। शाम का समय था। बाजार आधे बंद थे, आधे खुले थे। वो अपना शहर पार करके एक जंगल के रास्ते किसी दूसरे शहर में जाने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। अगल बगल के जो पेड़ थे
वो हिलते हुए दिख रहे थे। हालांकि खटाना साहब के मन में किसी तरह का कोई डर नहीं था, मगर उनकी पत्नी ने बस ऐसे ही पूछा, ए जी, वो भूषण जो बता रहा था कि इस कार से दबकर एक नौकर मर गया था, क्या ये बात सच है? ओ जी, उस वक्त तो मैं महके में थी ना। अरे रीमा, ये बहुत पहले की बात है, उसको गुजरे तो 2 साल हो गए। वैसे तुम्हें आज इस बात की याद कैसे आ रही है? मुझे ना पता नहीं क्यों बड़ा डर लग रहा है। तुम औरतों का भी बस यही होता है, खुद भी डरोगी, औरों को भी डराओगी। लेट्स ड्राइव, मैं स्पीड थोड़ी और बढ़ा रहा हूं और मजा आएगा। बहुत दिन हो गए मुझे तेज कार चलाए हुए। चलो चलते हैं। ये कहकर खटाना साहब एक्सीलेटर पर पैर रखते हैं और उसके बाद वो गाड़ी हवा से बातें करते हुए आगे भागती है। शहर से करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर आगे आ चुके होते हैं। तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर दिखता है। खटाना साहब की गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी। अचानक से सामने उन्हें एक और पत्थर दिखाई दिया। उन्होंने जोर से ब्रेक लगाया, मगर ब्रेक लगाते लगाते वो गाड़ी पत्थर के बिल्कुल पास जाकर रुकी। मगर ये क्या, जैसे ही पत्थर के पास पहुंचे, पत्थर गायब हो गया था। ये देखकर खटाना साहब की पत्नी ने बोला, ये कैसी बात है खटाना साहब? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये पत्थर अचानक से सामने आया और फिर अचानक गायब भी हो गया। वो क्या है नरीमा, जिस तरह की बातें हम करते हैं ना, उसी तरह की बातें हमें महसूस होने लगती हैं। मुझे लगता है वो जो तुमने भूत प्रेत की बातें की थी ना, उसी वजह से हमारे मन में कुछ ऐसा आ गया। वैसे वो पत्थर तो था ही नहीं। नहीं जी, आप प्लीज मेरी बात को मानो और वापस घर चलो। इससे आगे मैं नहीं जाऊंगी। ओके मैडम, ठीक है, वापस चलते हैं। ये कहकर खटाना साहब अपनी गाड़ी को पीछे की तरफ मोड़ते हैं और वो घर की तरफ वापस आने लगते हैं। जब वो घर वापस आ रहे थे, उनकी पत्नी खटाना साहब से बोली, ओ जी, आप प्लीज कार को तेज चलाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कम ऑन रीमा, तुम भी कैसी बातें करती हो। चलो चलते हैं। खटाना साहब की गाड़ी तेज रफ्तार से घर की तरफ जब लौट रही थी, तभी अचानक खटाना साहब के हाथ पर एक जोर से झटका लगता है और उनकी गाड़ी बगल में खड़े एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। पेड़ से टकराने के बाद गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह टूट जाता है। हालांकि खटाना साहब को और उनकी पत्नी को चोट इसलिए नहीं आई क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट पहन रखी थी और जैसे तैसे वो गाड़ी से बाहर निकले और जो बगल से गाड़ियां गुजर रही थी उनसे मदद की गुहार करने लगे। आसपास बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही थीं, मगर कोई मदद के लिए राजी न हुआ। काफी देर बाद एक कार पास में आकर रुकी। उस कार में बबलू था। उसने खटाना साहब को पहचान कर खटाना साहब से बोला, अरे खटाना अंकल, आप और आंटी इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, बस तुम हमें अपनी गाड़ी में बिठाकर हमारे घर छोड़ दो, बाकी बातें हम रास्ते में कर लेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है अंकल जी, आप आ जाओ पीछे। ये कहकर बबलू खटाना साहब और उनकी पत्नी रीमा को अपनी गाड़ी में बिठाता है और घर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में बबलू ने पूछा, अंकल, आप दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? और मुझे तो ये जानकर हैरानी हो रही है कि आप दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो बबलू, वो पड़ोस वाले खन्ना साहब की गाड़ी हमने खरीदी थी। हालांकि लोगों ने बताया था कि वो गाड़ी भूतिया गाड़ी है, पर हमारी मत मारी गई थी बेटा। हमने किसी की एक न सुनी और उस कार को खरीद लिया।
आज तो हम दोनों की जान जाते जाते बची। अरे हाँ हाँ बेटा, ये तो पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म रहा होगा कि हम दोनों बच गए, वरना आज तो हम दोनों मर ही जाते। अच्छा, तो वो खन्ना साहब की गाड़ी थी। अरे बाप रे, उसके नीचे तो दबकर उनके घर का नौकर रामू मर गया था, और वो गाड़ी तो वो लोग मुझे भी बेच रहे थे, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था कि वो एक भूतिया गाड़ी है। हाँ बेटा, मना तो हमें भी लोगों ने किया था, पर हम ही नहीं माने। खैर कोई बात नहीं अंकल, आप दोनों बच गए, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग उस गाड़ी को अपने घर वापस मत लाना, उसको वही छोड़ देना। भूषण भैया से कहकर आप लोग एक नई कार लेना, उस भूतिया कार को चलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, अब हम उस गाड़ी को कभी वापस नहीं लाएंगे। और इस तरह से खटाना साहब का पीछा उस भूतिया कार से छूटा। और उस दिन खटाना साहब की किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो दोनों पति पत्नी बच गए, वरना अगर थोड़ी सी भी चूक और होती तो शायद दोनों की जान चली जाती। मगर वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बांका हो सके चाहे जग बैरी होए। कहानी भूतिया झील। पीलीभीत जिले की मंगला नदी से निकलती एक झील है जिसमें इतनी मछलियां हैं कि पूरा देश 1 महीने तक मछली खा सकता है। लेकिन कभी भी इस झील का ठेका नहीं हो पाता, क्योंकि इस झील में अगर एक बार कोई जाल अंदर गई तो फिर वो जाल कभी बाहर वापस नहीं आ सकती। बहुत से ठेकेदारों ने इस झील से मछली मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनकी जाल अटक जाती और कई मछुआरे मारे जाते। तब से इस झील का नाम भूतिया झील पड़ गया। कोई भी इस झील का ठेका लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, लेकिन उत्तराखंड से आए एक ठेकेदार ने इस झील का ठेका ले लिया और अब बड़ी बड़ी जालें इस झील के अंदर पड़ने वाली हैं। झील का ठेका होते ही आसपास के लोगों में बात होने लगती है। अरे भाई देखना, ये ठेकेदार एक भी मछली नहीं मार पाएगा, तो जाल डालते ही उसकी जाल अटक जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि इस झील से आज तक कोई भी ठेकेदार मछली नहीं मार पाया, क्योंकि इस पानी के अंदर एक जिन्न रहता है। अरे वाह, तब तो खूब मजा आएगा देखने में। ये बातें करते करते दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, लोगों का कहना है कि इस झील से कोई मछली नहीं मार सकता, लेकिन हम सबको दिखा देंगे कि मछली हम ही मारेंगे। चलो दोस्तों, जाल डालना शुरू करो। ठेकेदार के इतना कहते ही मजदूर बड़ी बड़ी जालें झील के अंदर डाल देते हैं। देखते ही देखते पूरी जाल मछलियों से भर जाती है। जाल को देख ठेकेदार बहुत खुश होता है। देखा दोस्तों, हमने कर दिखाया। ये लोग कह रहे थे कि यहाँ कोई मछली नहीं मार सकता। अब हम बहुत अमीर बन जाएंगे। और जाल बाहर निकालो, तुम सबको तुम्हारा इनाम मिलेगा। तभी एक मजदूर चिल्लाता है, मालिक, जाल अटक गई, बाहर नहीं आ रही। ये सुन ठेकेदार परेशान हो जाता है। अरे झील के अंदर कूदो और जाल को निकालो, देखो किसी पत्थर में फंसी होगी। ठेकेदार की बात मानकर 4 मजदूर पानी के अंदर कूद जाते हैं। नीचे जाकर देखते हैं तो जाल कहीं भी अटकी नहीं है। बाहर आकर ठेकेदार को जाल के किसी भी तरह से न फंसे होने की बात बताते हैं। ठेकेदार गुस्से से आग बबूला हो जाता है। जब जाल फंसी ही नहीं तो बाहर क्यों नहीं आ रही? फिर से जाओ और जाल को बाहर निकालो। इस बार जैसे ही मजदूर पानी के अंदर जाते हैं,
वैसे ही जिन उनको डुबाकर मार देता है। और थोड़ी देर के बाद चारों मजदूरों की लाश पानी के ऊपर तैरने लगती है। ये देख ठेकेदार डर जाता है और अपने भाई को फोन करता है। भाई जल्दी से तांत्रिक बाबा को ये सारी बात बताकर उन्हें जल्दी से लेकर आओ। यहाँ जरूर किसी न किसी भूत का साया है जो जाल को रोक के रखा है। ठेकेदार का भाई तांत्रिक को लेकर आता है। तांत्रिक झील के किनारे बैठकर ध्यान लगाता है और थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद उठता है तो ठेकेदार से कहता है, ये कोई छोटा मोटा भूत नहीं है, ये जिन्न है, जिन्न। ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। मैं हवन शुरू करता हूं और तुम लोग जाल डालो पानी में। मजदूर थोड़े डर जाते हैं लेकिन तांत्रिक पर भरोसा करके झील में जाल डालने लगते हैं और तांत्रिक हवन करता है। फिर अचानक से झील का पानी उछलने लगता है। बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं और लहरों के बीच से जिन प्रकट होता है। तांत्रिक, तू मुझे झील से हटाने आया है? हाँ, क्योंकि तुमने झील पर कब्जा करके रखा है और न जाने कितने लोगों को तुमने मारा है। अब मैं तुम्हें यहां से भगा कर रहूंगा। मैं अपना बदला पूरा कर रहा हूं। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता मैं इस झील से नहीं जाऊंगा। जिन्न की बात सुनकर तांत्रिक समझ जाता है कि इसके साथ जरूर कुछ हुआ है। तुम लोगों को क्यों मार रहे हो और इस झील से मछली क्यों नहीं पकड़ने देते? नहीं बताऊंगा। जिन्न बताने से मना कर देता है। तब तांत्रिक कमंडल का जल लेकर जिन्न पर डालता है। जिन्न चिल्लाने लगता है और बोलता है, मैं एक मछुआरा था। इस झील में जितनी भी नावें थी उन सब में सबसे बड़ी नाव मेरी थी और मुझे मछली पकड़ने की सभी कला आती थी। सबसे ज्यादा मैं ही मछली पकड़ता था, जिससे मैं धीरे धीरे बहुत अमीर आदमी बन गया। लेकिन मेरे दोस्त मछुआरों को मेरी अमीरी देखी नहीं गई और सबने मिलकर मुझे जाल में बांधकर इसी झील में डुबो दिया और तब से यहीं जिन्न बनकर रहता हूं और जो भी यहां मछली पकड़ने आता है उसको मार देता हूं। इसमें मुझे खुशी मिलती है। जिन्न की बात सुनकर तांत्रिक गुस्से से भर जाता है। लेकिन निर्दोष लोगों को मारने का हक तुम्हें किसने दिया? तुम यहां से चले जाओ। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा तांत्रिक। तू चला जा, नहीं तो तुझे भी मार दूंगा। अरे जिन्न, अभी तक तूने तांत्रिक की ताकत देखी कहां है? अब देख। तांत्रिक हवन करना शुरू कर देता है। हवन कुंड से आग की लपटें इतनी तेज उड़ती हैं कि जिन्न को अपनी ओर खींचकर हवन कुंड के अंदर जलाकर राख कर देती हैं।